जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। रीट मुख्य परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन को लेकर आज बीकानेर निदेशालय में मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आपको डॉक्यूमेंट सत्यापन के समय क्या क्या चीज़ें हैं वो चेक करनी है निश्चित रूप से। तो इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से नियम है और कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है, जैसे जाति प्रमाण पत्र को लेकर, विवाह प्रमाण पत्र को लेकर और हमारी ग्रेजुएशन के जो सर्टिफिकेट हैं, जो हमारे एजुकेशन सर्टिफिकेट है, उनको लेकर क्या दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं। तो चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, जो सभी के काम आ सके। हमसे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हो, आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हो। तो देखो वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें आज मीटिंग हुई। आप सबको पता है, मैंने पहले भी इन्फॉर्म किया था कि बीकानेर निदेशालय के अंदर जिलावार जो भी अधिकारी होंगे वो सभी जाएंगे और वहाँ पे मीटिंग होगी, और ये निर्देश आज है वो दिए गए आज की मीटिंग में। तो देखो सबसे पहले बात आती है कि अभ्यर्थी का नाम है वो चेक किया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, जो चेक करेंगे अधिकारी। अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, आप सभी को पता है कि नाम सही होना चाहिए, पिता का नाम भी सही हो, जन्म तिथि बिल्कुल सही होनी चाहिए। उसके बाद में जो श्रेणी है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, एससी, एसटी, इन सभी को वो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान करने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पे सिलेक्शन भी होता है, आप सबको पता है। उसके बाद में विशेष श्रेणी अगर किसी की है, लिंग और आवेदन की अंतिम तिथि इन्होंने बता दिया कि 19/1/2023 है, और इसी के आधार पर सारी चीज़ें रहने वाली है, जो आप सबको पता भी है, जो फॉर्म आपने भरवाया था। पात्रता एवं शैक्षिक योग्यता के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार से होनी चाहिए जो भी रीट परीक्षा के लिए पात्र है उनके लिए। तो देखो, प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य या विशेष शिक्षा लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक सीधी भर्ती 2022 के पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक जो योग्यता है वो इन्होंने यहाँ पे बताया कि कौन कौन सी होनी चाहिए। जिसमें देखो, हम जो हमारे ध्यान करने वाली चीज़ें वो हम देख लेते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, क्या होना चाहिए। 12वीं के अंदर क्या होना चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। उसके बाद में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जो अपने राजस्थान में प्री डीएलडी के नाम से जाना जाता है, डीएलडी के नाम से जाना जाता है, तो ये किया हुआ होना चाहिए। अथवा इसके अलावा क्या हो सकता है कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, तो ये आपके पास योग्यता होनी चाहिए, अगर ऊपर वाली योग्यता आपके पास नहीं है तो। अगर ये दोनों भी नहीं है तो आपके लिए एक और भी है, इसमें लिखा है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक या BLEd की हुई आपकी होनी चाहिए। उसके बाद में अगर ये भी नहीं है तो आपकी होनी चाहिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा शिक्षा शास्त्र मतलब विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। उसके अलावा अगर ये सब इनमें से भी कोई अगर आपके पास नहीं है तो स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जो जिस भी नाम से जाना जाए, ये आपके पास योग्यताएं होनी चाहिए। जो प्राथमिक जो टीचर होंगे, जो 1 से लेकर 5 तक लेवल फर्स्ट के लिए होंगे, उन सब के लिए ये योग्यताएं। उसके बाद में देखो, इसमें लिखा है जो अपने मेन इंपॉर्टेंट चीजें, जो काम आने वाली चीजें, वो हमें देख लेते हैं। आगे वाले पेज में लिखा है, देखो इसमें लिखा है बिंदु नंबर 1 कि अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पदों हेतु प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय DLEd सामान्य शिक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो लेवल प्रथम के लिए आप सभी को पता है कि BSTC जरूरी है, तथा लेवल प्रथम विशेष शिक्षा के पदों हेतु शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना भी क्या है, अनिवार्य है। उसके बाद हम बात करें शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा पाठ्यक्रम मान्य होगा। साथ ही साथ शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा विशेष शिक्षा तथा विशेष शिक्षा के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद RCI द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम भी क्या होगा, मान्य होगा। तो ये लेवल प्रथम के लिए योग्यताएं दी हुई है, जो आप सभी को पता है कि क्या क्या BSTC होनी चाहिए, या विशेष शिक्षा में अगर आपने BSTC किया वो भी आपकी मान्य होगी। उसके बाद में देखो, विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण, वह व्यक्ति जिसने DL विशेष शिक्षा उत्तीर्ण की हो, नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। तो जिन भी विद्यार्थियों का लेवल प्रथम में चयन होता है, दस्तावेज सत्यापन के बाद ज्वाइनिंग लेते हैं, तो उनको 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। किनको, जिन्होंने विशेष शिक्षा में किया है उनके लिए। लेवल प्रथम के पदों पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के न्यूनतम निर्धारित प्राप्तांक प्रतिशत के मापदंडों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरिया, विशेष योग्यजन वर्ग एवं सामान्य वर्ग की विधवा या प्रतिक्ता महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंकों में नियमानुसार क्या रहेगी, 5% की छूट रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं आगे क्या दिया है
कि जो अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की जो निर्धारित अंतिम दिनांक तथा सभी न्यूनतम योग्यताएं जो शैक्षणिक या अपेक्षित शैक्षणिक या राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा अर्जित करना अनिवार्य है। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया था उनके लिए योग्य जरूरी है कि जो फॉर्म अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि थी 19/1/2000 उससे पहले पहले आपके पास सभी योग्यताएं होनी चाहिए। बाकी अगर आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात कोई भी आपने योग्यता ली है तो वो अभ्यर्थी है वो मान्य नहीं होंगे। तो कोई भी योग्यता अगर जैसे आपने पात्रता बाद में पास किया कहीं से भी या आपकी कोई भी डिग्री है जो इसमें जरूरी थी वो आपने अंतिम तिथि के बाद में अर्जित किया तो आपको मौका नहीं दिया जाएगा। इन्होंने स्पष्ट लिख दिया इस लाइन के अंदर कि आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यताएं मान्य नहीं होगी। अब बात आती है देखो आयु सीमा में छूट को लेकर न्यूनतम और अधिकतम। जो भी सामान्य वर्ग के छात्र हैं पुरुषों के लिए 40 वर्ष अधिकतम आयु है और सामान्य महिला के लिए कितनी है 45 वर्ष। उसके बाद हम बात करें SC ST OBC MBC SBC और EWS के लिए पुरुष के लिए तो है 45 वर्ष और महिला के लिए है 50 वर्ष। विधवा प्रत्येकता कोई सीमा नहीं है, कितनी भी उम्र हो सकती है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50 वर्ष है अधिकतम और निःशक्त जन अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु में 5 वर्ष की छूट दे होगी और यह छूट उनके वर्ग के अनुसार ऊपरी आयु में दे छूट के अतिरिक्त होगी। ठीक है। अब देखो उसके बाद में प्रमाण पत्र को लेकर काफी सारे आप सभी के कमेंट भी आ रहे थे कि किस प्रकार से आपके होने चाहिए। इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि श्रेणी SC ST OBC MBC EWS के प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने चाहिए। साथ ही साथ OBC MBC EWS का जो प्रमाण पत्र है वो आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ होना चाहिए। तो इन्होंने स्पष्ट किया। तो जो भी आपके पास प्रमाण पत्र है EWS का OBC का या फिर MBC का तो वो आपका आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का बना हुआ होना चाहिए। वो इस बात का प्रमाण करे कि आवेदन जब आप कर रहे थे उस टाइम आप इस श्रेणी में आते थे और अगर उस टाइम का नया बना हुआ आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना होगा कि पिछले 3 वर्ष तक आपका पुराना हो सकता है उस टाइम, तो उसमें साथ में क्या लग जाएगा शपथ, तो आपको मान लिया जाएगा। जैसे देखो 19/1/2023 इन्होंने अंतिम तिथि बताई है जो आपको पता थी। तो इससे 3 साल तक पुराने जो भी है उनके मान्य हो जाएंगे। साथ में शपथ लगा देना, उनको नए की भी आवश्यकता नहीं होगी। OBC EWS और MBC के लिए जो जाति प्रमाण पत्र को लेकर काफी सारे कमेंट आ रहे थे तो उनके लिए मैं बता दूं कि जाति प्रमाण पत्र आपका पिछले 3 साल तक का वैलिड इन्होंने माना है शपथ पत्र के साथ। लेकिन इन्होंने स्पष्ट किया है कि आवेदन करने से पहले का होना चाहिए, अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए, नया नहीं चलेगा। इन्होंने स्पष्ट लिखा। और भी अगर आगे कोई नियम आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद में हम बात करें देखो दिव्यांग और निःशक्त जन के लिए भी इन्होंने कुछ नियम बताए जो कि आप सभी को पहले से भी पता है कि वही नियम है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। उसके बाद में अध्यापक विशेष शिक्षा या VY जो भी अलग से विशेष शिक्षा के लिए इन्होंने दिया है तो वो भी आप सभी को पता है कि यही नियम थे पहले भी और अब भी यही है। आगे वाले बिंदुओं पे हम और चर्चा कर लेते हैं जो इन्होंने बताए हैं। तो ये तो विशेष शिक्षा के लिए उन्होंने बताए और उसके बाद हम बात करें देखो हाँ ये आ गया विधवा श्रेणी के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो जो भी महिलाएं हैं जिनके पति की मृत्यु हो गई उनको जरूरी है कि वो अपने जो पति है उनके डेथ सर्टिफिकेट उनको जरूर प्रस्तुत करना होगा जिससे ये प्रमाणित हो सके। यदि मृत्यु प्रमाण पत्र में पत्नी का नाम अंकित नहीं है, अगर किसी कारणवश से जो भी पति का जो डेथ सर्टिफिकेट है उसमें पत्नी का नाम अंकित नहीं हो पाया जिससे ये साफ नहीं कह सकते कि भाई इन्हीं की पत्नी थी, तो उनके लिए क्या लिया है तो उसे ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जिसमें उसका विवाह मृत्यु होने वाले व्यक्ति से सिद्ध हो जाए। तो जिनका भी नाम नहीं है डेथ सर्टिफिकेट में साथ में पति के साथ में तो उनको ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उससे वो सिद्ध हो जाए कि इनकी यह पत्नी थी जब उनकी मृत्यु हुई उससे पहले। ठीक है। और विवाह प्रमाण पत्र हो सकता है, उसमें राशन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड या अन्य कोई भी प्रमाण हो सकता है। जैसे डेथ सर्टिफिकेट है उसके साथ में अगर आपका आधार कार्ड उनके नाम से है, जैसे पति के नाम में उनका लिखा हुआ है या फिर राशन कार्ड में आपका नाम है एक साथ और आधार कार्ड हो सकता है, तो कोई भी आपका इनमें से डॉक्यूमेंट चल जाएगा, अलग से लिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और प्रतिज्ञा की डिग्री आवेदन की अंतिम तिथि तक की होनी चाहिए, ये भी इन्होंने स्पष्ट लिखा है। और विज्ञप्ति में दिए गए समस्त बिंदुओं के आधार पर ही विस्तृत आवेदन की जांच होनी है। बाकी आप सभी को मैंने नियम बता दिए थे, इन्होंने 2-3 एक नियम ये अलग बताए वो मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिए। एक तो जाति प्रमाण पत्र को लेकर बताया और एक ये जो डेथ सर्टिफिकेट को लेकर जो महिलाएं जिनके पति की मृत्यु होगी उनके बारे में इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है थोड़ा, और कुछ योग्यताओं के बारे में दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए रहने वाली है। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन और आएगी तो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।